भारत वीरों की भूमि है और इस भूमि की वीर गाथाएं समस्त लोगों ने सुनी हैं और समय समय पर इन गाथाओं को पर्दे पर भी लाया गया ताकि नई पीढ़ी अपने योद्धाओं के शौर्य से रूबरू हो सके। सम्राट पृथ्वीराज सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक महान राजा के जोश, जुनून और संघर्ष की असल कहानी है। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने इस कहानी में इमोशन, रोमांस और एक्शन का तड़का लगाकर फिल्मी पर्दे के लिहाज से मनोरंजक बनाया है। ये फिल्म 135 मिनट और 39 सेकंड की है, लेकिन इसे बनाने में 18 साल लगे। कुछ समय पहले अक्षय कुमार ने ही इस बात का खुलासा किया था। तो आइए जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज फिल्म की स्टोरी क्या है। तो फिल्म की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के गजनी से, जहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बनाकर रखा है और आज पृथ्वीराज चौहान को सजा भी दी जानी। मोहम्मद गौरी बार बार सम्राट से कहता है कि वह उसके सामने घुटने टेक दे। अगर सम्राट ऐसा कर देता है तो मोहम्मद गौरी उसे रिहा कर देगा, लेकिन पृथ्वीराज हमेशा की तरह घुटना टेक देने से साफ इनकार कर देता है। इसीलिए सज़ा के तौर पर पृथ्वीराज को शेरों से लड़वाया जाता है, वो भी उस हालत में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकलवा दी थी। सुना है पृथ्वीराज अकल का अमीर और कानों का धनी है और इसी बात का आज उसे जनता के सामने प्रमाण देना। थोड़ी देर के बाद एक शेर को पृथ्वीराज की तरफ छोड़ा जाता है और पृथ्वीराज को उस शेर की आवाज़ को महसूस करके ही उसे मारना था। जब वो शेर पृथ्वीराज के नज़दीक आता है तो पृथ्वीराज उसे बड़े ही आराम से मार देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर 2 शेर आ जाते हैं। उन दोनों शेरों को देखने के बाद जनता को ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज चौहान का अब जिंदा रहना नामुमकिन है। इसीलिए पृथ्वीराज उन दोनों शेरों को भी बड़ी आसानी से मार देता है। दोस्तों, अभी जल्दी में मैंने भूल भुलैया 2 का एक्सप्लेनेशन डाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहां से उस मूवी को भी देख सकते हैं। प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, उस पर कमेंट करें और अपना प्यार ऐसे दिखाते रहें। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पहुँच जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर कन्नौज में हमें संयोगिता दिखाई जाती है जो कि पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है। वो दोनों एक दूसरे को ही हमेशा खत लिखा करते हैं। उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था, उसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जो कि उनके ख़त में साफ दिखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गजनी से मोहम्मद गौरी के भाई मीर हुसैन का एक दूत आता है और वह एक पैगाम लेकर आता है पृथ्वी चौहान के लिए। दूत पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि मोहम्मद गौरी और मीर हुसैन के बीच में बगावत हो चुकी है और मोहम्मद गौरी मीर हुसैन को मारना चाहता है, इसीलिए मीर हुसैन आपकी शरण में आना चाहता है। और जब पृथ्वीराज चौहान उस दूत से पूछता है कि आखिर उन दोनों भाइयों के बीच में बगावत किस वजह से हुई, तो दूत सम्राट को बताता है कि मोहम्मद गौरी की बीवी को मीर हुसैन भगा कर ले गया है। दरअसल मोहम्मद गौरी की पत्नी एक नाचने वाली, मीर हुसैन और वे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए अब मीर हुसैन को कोई बचा सकता है तो वो आप ही हैं। और सम्राट कोई भी फैसला लेने से पहले अपने सामंतों से ज़रूर पूछा करता था, और जब वह अपने सामंतों से पूछता है कि कानका पृथ्वीराज से कहते हैं कि एक नाचने गाने वाली की वजह से वह सुल्तान से क्यों भिड़ना चाहता है, तो सम्राट कहता है कि क्या नाचने गाने वाली की कोई इज्जत नहीं रहती। काका सम्राट से कहता है कि क्या वह भूल गया कि गजनी का महमूद बहुत ही खतरनाक आदमी है। सम्राट कहता है कि वह नहीं भूला कि किस तरह से गजनी के महमूद ने सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ा। तो काका सम्राट से कहते हैं कि तो फिर मीर हुसैन को वह क्यों शरण देना चाहते हैं। तो सम्राट कहता है कि युद्ध के भय से वह अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। शरण में आए हुए की रक्षा करना हिंदू का धर्म है और अपने रक्त की अंतिम बूंद तक मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। इसीलिए सारे सामंतों को सम्राट की बात माननी पड़ती है और अगले ही दिन वह मीर हुसैन को लेने के लिए चले जाते हैं। सम्राट ने मीर हुसैन को शरण तो दे दी थी, लेकिन सभी जानते थे कि मोहम्मद गौरी अपने भाई से बदला तो ज़रूर लेगा। और अगले ही दिन मोहम्मद गौरी का एक दूत आता है और वो सम्राट से कहता है कि मीर हुसैन ने मोहम्मद गौरी की बीवी को भगाने का जुर्म किया है, इसीलिए सम्राट मीर हुसैन को मोहम्मद गौरी के हवाले कर दें और चाहे तो सम्राट मोहम्मद गौरी की बीवी को अपने पास रख लें। तो सम्राट दूत से कहता है कि वह अपना सर कट कर दे सकता है, लेकिन शरण में आए हुए का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और जब तक पृथ्वीराज का एक एक सिपाही, एक एक सामंत जिंदा है,
तब तक मीर हुसैन हिंदुस्तान में सिर उठाकर जिएगा। दूत यहाँ पर सम्राट को युद्ध की चुनौती देता है और सम्राट भी युद्ध के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब आगे युद्ध की तैयारियां होने लगती हैं और जो युद्ध होने वाला था उस युद्ध को हम तरायन के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे हमने हिस्ट्री की बुक में कई बार पढ़ा है। मोहम्मद गौरी एक विशाल सेना लेकर आता है। मोहम्मद गौरी के पास बहुत बड़ी सेना थी। इसके बाद भी सम्राट ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया। अब युद्ध प्रारंभ होता है और मोहम्मद गौरी की सेना की तरफ से कई सारे तीर सम्राट चौहान के सेना की तरफ चलाए जाते हैं, लेकिन सम्राट ने उसका होमवर्क पहले से ही कर रखा था और अपने सामने एक विशाल दल बना देता है, जिससे कि सारे तीर वहीं पर रुक जाते हैं। अब सम्राट इसी ढाल का फायदा उठाकर उन्हीं ढालों के पीछे से ढेर सारे तीर चलाते हैं, जो कि मोहम्मद गौरी की सेना को नहीं दिखाई देते, और उन्हीं तीरों की सहायता से मोहम्मद गौरी की सेना के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। सम्राट अपनी सेना के दोनों तरफ से आक्रमण करने का हुक्म देता है और सेना अब यही करती है, जिसके बाद वो मोहम्मद गौरी की सेना को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आखिर में काका मोहम्मद गौरी को उसके हाथी से नीचे गिरा देते हैं और फिर सम्राट और मोहम्मद गौरी के बीच में फाइट होती है। दोनों के बीच में दमदार फाइट होती है, लेकिन आखिर में सभी को पता है कि क्या होने वाला था। सम्राट मोहम्मद गौरी को परास्त कर देता है और उसके बंदी बना लेता है, जिससे के बाद मोहम्मद गौरी को कैद खाने में कैद कर दिया जाता है। और अब एंट्री होती है सोनू सूद की, मतलब कि चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई कवि और ज्योतिष दोनों हैं और सम्राट के साए की तरह उनके साथ में ही रहते हैं। यहाँ पर मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई से कहते हैं कि उसे मौत की सज़ा दे दी जाए, तो चंद्रवरदाई मोहम्मद गौरी से कहता है कि आप हारे हैं और अगर पृथ्वीराज चौहान आपको मौत की सज़ा दे दें तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय नहीं होगी, बल्कि उनकी विजय तो तब होगी जब पृथ्वीराज हारे और वहीं आपको मौत की सज़ा भी दें। लेकिन ये सारी बातें मोहम्मद गौरी को बाउंस हो जाती हैं, जिस पर चंद्रवरदाई कहता है कि अगली मुलाकात पर वह उसे सब कुछ बता देगा। अगले दिन दरबार में सबको ऐसा लग रहा था कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की मौत की सज़ा सुनाएंगे, इसीलिए काका ने अपनी आंखों की पट्टियां भी नहीं पहनी। काका की आंखों की पट्टियों की भी एक कहानी है। दरअसल काका पृथ्वीराज चौहान को काका और एक महान योद्धा हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रण किया था कि अगर पृथ्वीराज चौहान के सामने कोई मूंछ पर ताव देगा तो वह उसके सर को काट देंगे। आगे अब देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ये फैसला लेता है कि वह मोहम्मद गौरी को छोड़ देगा और सामर्थ मना करते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को मौत की सज़ा दी जाए, लेकिन सम्राट उसे एक और मौका देता है। लेकिन इस सब चीज़ों के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजमेर का राजा तो था और साथ ही में उसे दिल्ली का भी राजा बना दिया जाता है। लेकिन जब ये बात कन्नौज के राजा जयचंद को पता चलती है कि पृथ्वीराज को दिल्ली का राजा बना दिया गया है तो वह बौखला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि दिल्ली का अगला राजा तो वही बनने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयचंद की बेटी का नाम संयोगिता है और संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है, लेकिन ये बात जयचंद को नहीं मालूम है, क्योंकि जयचंद को तो सिर्फ दिल्ली चाहिए। अगले सीन में आप देखते हैं कि कन्नौज के राजा का एक दूत सम्राट के दरबार में आता है और वो दूत सम्राट से कहता है कि कन्नौज के राजा जयचंद राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। और यहीं पर हमें राजसूय यज्ञ के बारे में पता चलता है कि पुराने समय में बड़े बड़े राजा राजसूय यज्ञ इसलिए करते थे ताकि वह अपनी सीमाएं बढ़ा सके और छोटे छोटे राजाओं से वसूल कर सके। जो राजा कर नहीं देते थे उनसे युद्ध करके ज़बरदस्ती कर वसूला जाता था, लेकिन यहाँ पर जयचंद सम्राट से तो कर नहीं वसूल सकता था। इसीलिए जयचंद अपने पैगाम में सम्राट से आधी दिल्ली चाहता है और अगर वे आधी दिल्ली नहीं दे सकते तो फिर युद्ध के लिए तैयार हैं। सम्राट भी उससे कहता है कि वो उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेगा, लेकिन युद्ध ही होगा। वहीं दूसरी तरफ जयचंद्र यहाँ पर एक और षड्यंत्र बनाता है और जिसमें वह उसे यज्ञ में संयोगिता का स्वयंवर कर देगा और उस स्वयंवर में सम्राट के सारे दोस्त और दुश्मन शामिल होंगे। लेकिन सम्राट इस यज्ञ और स्वयंवर में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जयचंद्र के निमंत्रण को ठुकराया है और अगर सम्राट उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेता तो आधी दिल्ली देना पड़ती। और यहाँ पर संयोगिता जयचंद को बता देती है कि वह सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है
और उसी से शादी करेगी। और अब अगर ऐसा नहीं होता है तो वह उसी यज्ञ में कूद कर अपनी जान दे देगी। इसके बाद संयोगिता अपने कमरे में चली जाती है। साथ में यहाँ पर जयचंद को ये भी पता चलता है कि जो इंसान निमंत्रण अस्वीकार करना है उससे पहले युद्ध में हराना पड़ता है, उसी के बाद ये यज्ञ हो सकता है। लेकिन इस रीत का भी उसके पास तोड़ था। जिस आदमी ने निमंत्रण अस्वीकार किया उसका पुतला बना दिया जाता है और यहाँ पर भी वह सम्राट का एक सोने का पुतला बना देता है और उसे दरबान के रूप में उसने महल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। और ये बात संयोगिता को भी पता चल चुकी है, जिससे अगले ही दिन स्वयंवर और राजसूय यज्ञ दोनों ही होने थे। लेकिन संयोगिता यहाँ पर सबके सामने बता देती है कि वह सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है और उसी से शादी करेगी। इसीलिए संयोगिता सम्राट के पुतले के पास जाती है और उसे माला पहना देती है। इससे पहले कि जयचंद कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि सम्राट अपने काका और चंद्रवरदाई के साथ वहाँ पर आ रहे होते हैं। सम्राट को इस तरह आते देख कर संयोगिता उसे निहारने लगती है, क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा था। और सम्राट को आते ही संयोगिता सम्राट के घोड़े पर बैठ जाती है और उनके साथ जाने लगती है। पृथ्वीराज को यहाँ पर निमंत्रण तो नहीं मिला था, इसके बावजूद वो यहाँ पर आया, लेकिन वह गलत भी नहीं था क्योंकि वह अंदर नहीं आया था, उसने बाहर से ही संयोगिता को ले गया था। अब जब सम्राट ने संयोगिता को अपने महल में लेकर गया तो पृथ्वीराज के घर बुजुर्ग लोग सम्राट से कहते हैं कि उसने ये काम बहुत ही गलत किया। वे चाहते थे कि संयोगिता को जयचंद के पास सम्मान के साथ वापस छोड़ाया जाए, जिसके बाद हम जयचंद से बात करके बाकायदा उसके घर पर बारात लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर संयोगिता उस बूढ़े आदमी को ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि उसका मुंह बंद कर देती है। अगले दिन पूरे रीत रिवाज के साथ संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की शादी कराई जाती है, जिसमें सभी लोगों को बुलाया जाता है और सभी खुश भी होते हैं। साथ ही उसे दरबार में ले जाकर बराबरी का दर्जा भी देता है और अपनी प्रजा की औरतों से कहता है कि वे डायरेक्ट संयोगिता को अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज और संयोगिता कुल देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं। जाने से पहले वे काका से मिलता है और उनसे कहता है कि कुल देवी से उनके लिए वो क्या मांगे। तो काका उससे कहते हैं कि मेरी धरती और मेरी पृथ्वी के लिए मरने का पहला हक उसे ही हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जयचंद अपने सामर्थ्य से कहता है कि वह गौड़पुर पर जाकर हमला करेगा और उसे अपने कब्जे में कर ले। तो जयचंद की पूरी सेना गैकुर की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट की सेना को ये पता चल चुका था कि जयचंद की सेना गौड़पुर पर अटैक करने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सम्राट यहाँ पर नहीं था और कुल देवी के दर्शन करने के लिए वो गया। इसीलिए ये युद्ध उन्हें बिना सम्राट के ही लड़ना था और इस बात से लोग मान भी जाते हैं। क्योंकि युद्ध होना था इसीलिए काका अपनी आंखों की पट्टियों को निकाल देते हैं और युद्ध करने के लिए गौड़पुर पहुंच जाते हैं। और फिर सम्राट की सेना और जयचंद की सेना के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सम्राट की सेना वीरता से अपना सामना करती है। लेकिन यहाँ पर काका के साथ साथ 64 सामर्थ और सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन ये युद्ध सम्राट की सेना जीतती है। सम्राट जब कुल देवी के दर्शन करके वापस आता है तो उसे एक धक्का सा लगता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि उसके 64 सैनिक और सामर्थ शहीद हो चुके हैं, जिनमें काका भी शामिल थे, तो उसे बहुत बुरा लगता है। साथ ही यहाँ पर हम देख पाते हैं कि संयोगिता को भी काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सारा युद्ध संयोगिता की वजह से ही हुआ है और ये 64 लोग संयोगिता की वजह से ही मारे गए। आगे हम देखते हैं जो सामंत और सैनिक शहीद हुए हैं उन्हीं के लड़के बच्चे सम्राट के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि उनकी जगह वह लेना चाहते हैं ताकि वह अपनी मातृभूमि और सम्राट की रक्षा कर सके। इसीलिए सम्राट उन्हें भगवा रंग की पगड़ी पहनाकर अपनी सेना में शामिल कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि जयचंद गौड़पुर के युद्ध को भी पूरी तरह से हार चुका था और अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। इसीलिए वह अपने पास सौदागर को बुलाता है और मोहम्मद गौरी से एक सौदा करने के लिए कहता है, जिसके बाद सौदागर मोहम्मद गौरी के पास जाता है और उस सौदे के बारे में बताता। सौदागर उससे कहता है कि अगर वह पृथ्वीराज चौहान को जिंदा पकड़ करके जयचंद के हवाले करता है तो जयचंद उसे ढेर सारी रकम देगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ये बात सुनने के बाद मोहम्मद गौरी उसकी बात को मान जाता है
और अब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज की सेना के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन 10 दिन हो चुके थे और अभी तक कोई भी परिणाम नहीं निकला था। मोहम्मद गौरी के कुछ सैनिक मोहम्मद गौरी से कहते हैं कि ये लोग हमसे हारते क्यों नहीं, उनकी सेना और हमारी सेना बराबर की है, इसके बावजूद हम उनसे हारते हैं। तो मोहम्मद गौरी उनसे कहता है कि जिस ज़मीन को हम अपनी ज़मीन कहते हैं उस ज़मीन को वो मातृभूमि कहते हैं और उस मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। मोहम्मद गौरी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि पृथ्वीराज को सामने से तो नहीं हरा सकता है, इसीलिए वो उससे छल से हराने को सोचता है। इसीलिए मोहम्मद गौरी अपने कई सारे सैनिकों को सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लोग जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ पर भेज देता है और रात को पृथ्वीराज के सैनिक जब सो रहे होते हैं तो उन्हें मार देता है और पूरे इलाके में आग लगा देता है। पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात पता चलती है तो जैसे ही वो बाहर आता है तो वह मोहम्मद गौरी के लोगों को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गौरी कई सारे सैनिकों जो पृथ्वीराज चौहान के हैं उनके गले पर तलवार रख देता है और इसी छल के कारण वो उन्हें बंदी बना लेता है। और जब ये बात संयोगिता को पता चलती है कि पृथ्वीराज चौहान बंदी बन चुके हैं, साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर कभी भी आकर आक्रमण कर सकती है, इसीलिए उन्हें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन संयोगिता उससे कहती है कि उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, इसीलिए वो सारे सामंतों की स्त्रियों को अपने पास बुलाती है क्योंकि वह एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाली है। और ये जैसे ही यहाँ पर यज्ञ समाप्त होता है सारी औरतें उसी यज्ञ में अपनी जान की आहुति दे देंगी। आगे अब देखते हैं कि मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई से मिलता है, जो कि उनकी दूसरी मुलाकात भी पहली मुलाकात में चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा था कि आप हारे हैं और अगर पृथ्वीराज चौहान आपको मार देते तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय नहीं होगी, बल्कि उनकी विजय तब होगी जब पृथ्वीराज चौहान हारे और वहीं आपको मारे। मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई से कहता है कि अब उसकी शान मिट चुकी है, अब पृथ्वीराज चौहान कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब तो सम्राट के पास दोनों आंखें भी नहीं है। तो चंद्रवरदाई यहीं पर गौरी को एक बहुत ही सुंदर बात कहता है। वह कहता है कि जुगनुओं को गुमान है कि उन्होंने सूरज को कैद कर लिया, जुगनुओं को क्या पता कि उनके शहर में सूरज उगा ही कहाँ है। पृथ्वीराज के चाहने वालों को लगता है कि वह सूरज थे। उनके आगे गौरी सहित सब जुगनू, साथ ही में चंद्रवरदाई उससे ये भी कहता है कि अभी उसने सम्राट का शौर्य देखा ही कहाँ है, उन्होंने अभी तक तो सिर्फ उन्हें धोखे से ही हराया। साथ में चंद्रवरदाई उससे ये भी कहते हैं कि सुल्तान के बीच सम्राट से चुनौती देकर लड़े और जब भी उससे लड़े तो उसे आहट करके लड़े। शर्त सिर्फ यही है कि जब भी उनका सैनिक उनसे लड़े तो आहट या फिर आवाज देकर लड़े। और उनके इस कवि चंद्रवरदाई को उस समय अपने स्वामी की शान में खुतबा पढ़ने की इजाजत मिले तो मोहम्मद गौरी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते और अगले ही दिन जैसे ही सम्राट पृथ्वीराज की मैदान में एंट्री होती है तो वहां की प्रजा पृथ्वीराज की जय जयकार करने लगी क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसे शूरवीर को नहीं देखा। तो अगले ही दिन पृथ्वीराज को चुनौती ये थी कि उसे धनुष के साथ उसे तीर दिए जाएं और उस मैदान में 7 सिपाही हों और वो आहट भी करें, और अगर पृथ्वीराज ने उन 7 सिपाहियों में से किसी एक को भी मार गिराया तो वह खुद तो आजाद होगा ही, साथ में उसके सारे सिपाही भी आजाद हो जाएंगे। मतलब पृथ्वीराज के पास 7 तीर हैं और 7 मौके। लेकिन पृथ्वीराज इस चुनौती को ठुकरा देते और उससे कहते हैं कि उसे इतना बड़ा मौका नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो सिर्फ एक मौका चाहिए जिसमें एक मौका होगा और एक ही तीर होगा, एक ही सिपाही होगा और सिपाही कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी हो। तो मोहम्मद गौरी भी उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो अपने घोड़े और भाले के साथ मैदान में उतर जाता है। उसे लगता है कि वो आसानी से चौहान को हरा देगा क्योंकि वो देख नहीं और उसे सिर्फ आहट करके आगे बढ़ना है। तो वो अलग अलग रास्तों से आहट करता है, वो अपने घोड़े और भाले के साथ आगे बढ़ता है ताकि पृथ्वीराज चौहान की वो इधर उधर भटका। लेकिन पृथ्वीराज चौहान शब्द विधि बाण चलाने में निपुण है और जैसे ही मोहम्मद गौरी उनके सामने आता है वो एक ही तीर से मोहम्मद गौरी के प्राण पखेड़ू उड़ा देते हैं, यानी कि उसे मार देते हैं। मोहम्मद गौरी तो मारा जा चुका था और जैसे ही चंद्रवरदाई सम्राट के पास आता है तो मोहम्मद गौरी के सैनिक सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को ढेर सारे तीरों से छलनी कर देते और यहाँ पर दोनों ही शहीद हो जाते। ये बात सच है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान यानी गजनी के मोहम्मद गौरी की जान अगर नहीं बख्श और उन्हीं के जानने वाले नरेश जयचंद उनको लिए जाल नहीं बिछाता तो शायद आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और ही होता। सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म न सिर्फ एक राजा की शौर्य गाथा है बल्कि एक इतिहास का बहुत ही अमूल्य हिस्सा है।
फिल्म में इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में दिखाया गया है। इतिहास से प्रेम रखने वाले जानकारी तो देखें ही देखेंगे और ये एक स्रोत भी है उनकी जानकारियों को बढ़ाने। दोस्तों, अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ऐसे ही नए नए मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।